Good morning, students. So in this section of our chapter photosynthesis in higher plants, we are going to proceed with dark reaction now. Up till now हमने light reaction cover किया है जिसमें हमने non-cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation and chemiosmotic hypothesis जैसे topics हमने cover किए हैं. So इस section में अब हम बात करेंगे regarding dark reaction. तो you have to understand this thing कि लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट हुई थी उसी के जो प्रोडक्ट्स थे उसी से अब ये नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ द डार्क रिएक्शन अब ये प्रोसीड होगी. आपको पहले ये साइट क्लियर होना चाहिए कि ये पूरी रिएक्शन चल कहाँ रही है. सो आपने क्लोरोप्लास्ट का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था. लीफ, द सेक्शन ऑफ द लीफ, उसमें मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स. थाइलाकॉइड्स में हमने देखा कि इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड लाइट रिएक्शन वाज अकरिंग एंड अभी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे which were ATP, NADPH2, oxygen, ये सब जो है apart from oxygen the two products are forming in the stroma region. तो अब stroma region में अगली reaction which is the dark reaction अब वो proceed होगी, right? So dark reaction में अब हम इसके pathways की हम बात करेंगे, but उससे पहले some things which we really need to know about dark reaction. So dark reaction का आपने ये चीज़ याद रखनी है, dark doesn't means के proper dark चाहिए है conditions. डार्क हेयर ओनली मीन्स या ऐसा भी मतलब नहीं है कि नाइट टाइम पे ये रिएक्शन जो है वो होती है. डार्क रिएक्शन, द वर्ड डार्क ओनली सिग्निफाइज दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट. तो लाइट हो या ना हो, इस रिएक्शन का मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है ऑन द लाइट, राइट. सो डार्क रिएक्शन में यहाँ पर डार्क का ये जो वर्ड है यहाँ पर जो हमने लिखा है, इट ओनली मीन्स दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, राइट. इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर, बस इतना सा मीनिंग है इसका. प्रोसीडिंग अहेड, इस डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं. व्हाई? क्योंकि लाइट रिएक्शन हो चुकी है पर अभी तक भी आपने देखा है यहाँ पर फूड अभी तक भी नहीं बना है, राइट. तो जो एक्चुअल फूड बनता है, फूड जो कि किस फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा. वो जो फूड है वो अभी इस रिएक्शन में बनेगा. सो इसीलिए हम इसको बायो सिंथेटिक फेज जो है हम इसको कह रहे हैं. एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ फूड इज नाउ गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाई डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज. ओके, प्रोसीडिंग अहेड. सो बायोसिंथेटिक फेज हम इसको कहते हैं. अनदर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज, यस, नेक्स्ट थिंग, ये लाइट रिएक्शन के ऊपर, लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट किस पे डिपेंडेंट है? बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट पर निर्भर नहीं करता पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है. व्हाट वर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन? यू नो इट वेरी वेल. वहाँ पर बहुत सारे ATP बने थे और बहुत सारे NADPH2, राइट, जिसको हम सिंपल फॉर्म में हम ATP को बोल रहे थे लाइक दीज आर द खुले पैसे और द कॉइन्स, और NADPH2 को हम ऐसे समझ रहे थे लाइक दीज आर लाइक चेक्स, ठीक है. तो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज वी आर गोइंग टू इन कैश, राइट. सो बट चेक से आपको थोड़ी लेटर स्टेज पर ATPs जो है वो मिलेंगे, राइट. सो प्रोसीडिंग अहेड, डार्क रिएक्शन में अब हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट केल्विन साइकिल, C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, हम इसकी बात करेंगे. बट C3 साइकिल सीधे लेट मी नॉट जंप इट ऑन इट. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइट रिएक्शन का भी पाथवे किन्हीं साइंटिस्ट ने हमको एक्सप्लेन किया होगा. फिर उसके बाद में डार्क रिएक्शन का भी पाथवे हमको साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है. सो कौन से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमको डार्क रिएक्शन का पाथवे जो है वो एक्सप्लेन किया है? सो डार्क रिएक्शन वाज एक्सप्लेन्ड टू अस बाय मेल्विन केल्विन. ये वो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमको एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस साइकिल प्रोसीड्स एंड किस तरीके से फूड का सिंथेसिस जो है वो होता है, राइट. और उन्होंने, अब आगे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? केल्विन साइकिल तो इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन हैज़ एक्सप्लेन्ड अस दिस पाथवे, राइट. सो अब समझते हैं कि केल्विन ने किस तरीके से इस पाथवे को हमें एक्सप्लेन किया है. सो
केल्विन ने क्या किया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवा कर दिखनी थी तो उनको कोई सोर्स चाहिए था, कोई तो ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट है हमको चाहिए था, बट वो कोई ट्री नहीं ले सकते थे बिकॉज ट्रीज को लैब के उसमें तो ग्रो नहीं करवाया जा सकता था। तो उन्होंने चूज़ किया एन एल्गा। तो उन्होंने मेल्विन केल्विन का जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो रहा है ग्रीन एल्गा पे, राइट। उन्होंने चूज़ करी ग्रीन एल्गा। कौन सी एल्गी जो है उन्होंने चूज़ करी थी, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रीन एल्गी क्लोरेला, राइट। क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी, ठीक है। बट ऑफ कोर्स किंगडम प्रोटिस्टा में इसको प्लेस कर चुके हैं, बट इट इज़ अ ग्रीन एल्गी यूनिसेल्युलर। तो इसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसको इट इज़ यूनिसेल्युलर और लैब कंडीशंस में इसको ग्रो करवाना बहुत ईजी है एंड it carries pigments just like higher plants, okay. So that is why हम यहाँ पर green algae क्लोरेला को उन्होंने केल्विन ने यूज़ किया, करेक्ट। सो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर अब उन्होंने एल्गी ये वाली यूज़ करी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अब हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन में जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया, वन सेकेंड, सो अभी हमने बताया दैट ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स पर। हमें लाइट रिएक्शन सॉरी डार्क रिएक्शन में हमें अब इनकी ज़रूरत जो है, इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। इसके साथ साथ याद रखना है आपने, इन दो चीज़ों के साथ साथ अब रोल आएगा और किसका, CO2 का भी रोल आएगा और वाटर का भी रोल आएगा। इन शॉर्ट डार्क रिएक्शन के लिए हमें ये चार चीज़ें अब चाहिए हैं, राइट। CO2, water, ATP and NADPH2, correct. Proceeding ahead, sorry, here. तो अभी तक डार्क रिएक्शन एक्सप्लेन किसने करी है, मेल्विन केल्विन ने। उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने ग्रीन एल्गी यूज़ करी जिसका नाम है क्लोरेला। अब उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि लाइट रिएक्शन के तो हमें पाथवे पता है कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, लाइट रिएक्शन से अब वो रिएक्शन को आगे लेकर जा रहे हैं व्हेन CO2 कम्स इनटू रोल। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं कि जब एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट में जा रही है, राइट, वो CO2 किस सब्सटेंस के साथ बाइंड हो रही है, पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एट द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वी ऑल नो कि ग्लूकोज बनती है, करेक्ट। बट हमको पूरा पाथवे जानना था क्योंकि इट इज़ नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कोई वन स्टेप रिएक्शन तो है नहीं कि सीधे ग्लूकोज जो है वो बन गया। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। तो इस पूरे साइकिल को डिकोड किया है मेल्विन केल्विन ने। अब उन्होंने क्लोरेला एल्गी तो यूज़ करी, साथ में उन्होंने क्या यूज़ किया, ही यूज्ड, हाँ जी, क्लोरेला एल्गी, साथ में उन्होंने यूज़ किया रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन, रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज़ करी। बेसिकली उन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन यूज़ किया और कार्बन भी कौन सा वाला, C14 उन्होंने यूज़ किया। क्या यूज़ किया इन्होंने, C14, ठीक है। C14 was used by them. So this you have to remember over here that the use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery, ठीक है, led to the discovery of what, led to the discovery of whole Kelvin cycle, ठीक है, the whole dark reaction का pathway हमको वहाँ से समझ में आया, ठीक है। तो उन्होंने ये यूज़ वहाँ पर किया था C14। तो अब रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स का क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझाऊं तो दीज रेडियो आइसोटॉप्स आर लाइक माइक्रोफोन्स की तरह ये होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पर इस शर्ट के इस कॉलर पर एक माइक्रोफोन यहाँ अटैच कर दिया जाए, वेर एवर आई विल गो माई होल वॉइस इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन इट, राइट। मेरा पूरा पाथवे जो है इससे ट्रैक हो जाएगा। तो हम देखना ही क्या चाहते हैं, वाई हमने C14 क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे लिए जो क्वेश्चनेबल थिंग है वो है ही CO2। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि जब CO2 अब प्लांट में आ रही है एटमॉस्फेयर से, ये CO2 जो है वो किस सब्सटेंस के साथ में आगे बाइंड हो रही है, हमें ये भी नहीं पता, और आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमें ये भी नहीं पता, एंड व्हाट इज द होल पाथवे दैट अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ग्लूकोज, राइट। अभी तक हमको सिर्फ यही पता है कि डार्क रिएक्शन में फूड बनेगा, एंड प्रोडक्ट हमें पता है, राइट, एंड प्रोडक्ट वी नो, हमें ये भी पता है CO2 इज गोइंग टू कम इनसाइड, बट व्हाट इज द पाथवे इन बिटवीन ये जानना है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा कार्बन यानी C14 हमने यूज़ किया जिसका पूरा रास्ता, पूरा पाथवे हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस प्रोसीड अहेड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके।
सो इट इज़, अगर मैं पिक्टोरियली आपको इस एक्सपेरिमेंट को दिखाऊं तो उन्होंने लैब में, तो उन्होंने क्या किया इस प्रकार से, लाइक दिस, लैब में उन्होंने ये सेक्शन, ये एक पेट्री डिश ली, इस पेट्री डिश में ये क्या लिया उन्होंने, द क्लोरेला एल्गी, राइट, ये क्या है, क्लोरेला एल्गी है ये, ठीक है, और उन्होंने यूज किया है यहाँ पर C14 वाला, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज करी है यहाँ पे। लैब कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं ना, तो लैब में उन्होंने जो प्लांट सोर्स लिया है दैट इज द एल्गी क्लोरेला, एंड जो CO2 दे रहे हैं वो C14 वाली हम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पूरा पाथवे ट्रैक करना है उस कार्बन का, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंट वाज के केल्विन ने क्या किया, हर आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड टाइम ही यूज्ड टू स्टॉप फोटोसिंथेसिस। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, जैसे ये एक सेक्शन, सॉरी ये पेट्री डिश लिया, इसमें क्लोरेला, अब इसको कहाँ रखा, इसको रखा गया लाइट में, ठीक है, इसको लाइट का एक्सपोजर दिया, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवानी है, लाइट रिएक्शन करवाई। जैसे ही लाइट रिएक्शन, मतलब जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम बाद वो स्टॉप कर रहे थे, जैसे उन्होंने पहले 5 सेकेंड्स के लिए इसको लाइट का एक्सपोजर दिया, 5 सेकेंड्स में देखा, और उसके बाद में क्या किया, इसके सारे जो क्लोरेला के सेल्स थे यहाँ पर, इसको किल किया, किल करके देखा कि इसके अंदर क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं, राइट। फिर इन्होंने फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड्स का टाइम लिया, 20 सेकेंड्स के लिए लाइट का एक्सपोजर दिया, और उसके बाद फिर से कहाँ ले आए, डार्क में ले आए, राइट, और उसके बाद फिर से देखा इसके सेल्स को किल करके, सेल्स को किल कैसे कर रहे थे, अल्कोहल डालकर, राइट। सो अल्कोहल वाज यूज्ड टू किल द सेल्स। किल क्यों कर रहे हैं एल्गी को, ये देखने के लिए, प्रोसेस को रोकने के लिए, ये देखने के लिए कि अंदर प्रोडक्ट्स बने क्या हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से कभी 5 सेकेंड, देन 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, इस तरीके से आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड टाइम बार बार यही क्लोरेला एल्गी ली जा रही थी, दिस सेम CO2 का सोर्स, C14 वाला सोर्स, बार बार लाइट रिएक्शन करवा के टाइम क्यों बढ़ा रहे हैं, सो दैट देख सकें कि आगे क्या प्रोडक्ट्स बने हैं। तो जब इस प्रकार से केल्विन ने ये पूरा पाथवे किया आफ्टर प्री डिटरमाइंड टाइम, बार बार ये चीज़ करी, तो उन्होंने देखा कि इस पूरे पाथवे में कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट उनको ऑब्टेन हुआ, ठीक है, कि उन्होंने इस तरीके से जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किया, ही सेज कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है ना, इट इज फर्स्ट स्टेबल, जो प्रोडक्ट उन्होंने देखा, इट वाज अ 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड था, जिसका नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जब वो करवा रहे थे, तो देखा, मींस जब पहली बार सेल्स किल करवाया और उसमें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, तो उनको ये मिला, ठीक है, कि नई चीज़ क्या मिली, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो उन्होंने बोला कि CO2 जब पहली बार इट इज़, आई मीन टू से, एयर से एंटर हो रहा है, राइट, इनसाइड द प्लांट, तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। इसको मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है, मींस कि जब ये CO2 रोल में आई, ये कोई ऐसा सब्सटेंस तो है जिसके साथ बाइंड हुई, ये अभी हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस, बट हमें ये पता चल गया कि जिसके भी साथ बाइंड हुई, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ये बना है, ये यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, क्या बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। एंड यू हैव टू रिमेंबर, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, करेक्ट। सो पर अभी भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपके सामने ही आपको नजर आ रहा है कि ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो हमको समझ में आ गया, राइट, कि क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पता लग गया, बट ये भी तो हमें समझ में आए ना कि ये जो प्रोडक्ट है बना कैसे है, यानी CO2 बाइंड किसके साथ हुई कि ये वाला प्रोडक्ट बना है, राइट। सो अब जो नेक्स्ट रेस थी, एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये खड़ा था कि स्टेबल प्रोडक्ट पता लग गया, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कौन, राइट। एक सवाल ये हो गया कि एक्सेप्ट किसने किया,
मैं यहाँ लिख देती हूँ। अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? जब CO2 एटमॉस्फेयर से आई है प्लांट में, उसको एक्सेप्ट किसने किया? कि प्रोडक्ट तो हमारे पास ये तैयार है। करेक्ट। सो पहला क्वेश्चन ये है, जिसका आंसर अभी हम लेंगे इन द कमिंग सेक्शन ओवर हियर। दूसरा सवाल जो हमारे पास ये है वो ये कि क्या, जैसे ये तो क्लोरेला हमने लिया, एल्गी लिया, और इसके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, क्या अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं सभी के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट यही बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? आई मीन कि 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बनता है। तो जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेरिएट प्लांट्स पे स्टडी किया तो ये पता चला दैट नो, सभी प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता। देयर इज वन मोर ग्रुप ऑफ प्लांट्स एज वेल जिसमें पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है। राइट। तो पहले मैं इस बाइफर्केशन को ले लूँ कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट के बेस पे वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। राइट। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स की भी, एंड देन आई विल कंप्लीट द C3 साइकिल एज वेल। करेक्ट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मैं सारे प्लांट्स की बात करूं, राइट, सभी प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने देख बोला कि एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। वन कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज अ 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। एंड दूसरे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है oxaloacetic acid. Let me write its name first. Oxaloacetic acid बनता है वहाँ पर, and this oxaloacetic acid is a 4 कार्बन का कंपाउंड। तो याद कीजिए, मेरे साथ यहीं पे याद करो कि अर्थ के ऊपर सभी प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA नहीं बनता। 2 कैटेगरी के प्लांट्स हैं। एक कैटेगरी के प्लांट्स वो जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन का कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। दूसरे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स वो हैं जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन का कंपाउंड, और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, OAA, ये है इसका नाम। तो पहली चीज आप ये याद करेंगे मेरे साथ। करेक्ट। अनदर थिंग, अब आपको तो ये वाले जो प्लांट्स हो गए, 2 कैटेगरी में प्लांट्स होंगे ना, एक में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, दूसरे वाले में 4 कार्बन का। तो जो ये वाले प्लांट्स हैं where the first product is 3 कार्बन का कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आई मीन, इन प्लांट्स को हमने बोला C3 प्लांट्स। क्या कहा हमने इनको, C3 प्लांट्स बोला हमने इनको। एंड ये वाले प्लांट जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है, इनका हमने नाम दिया C4 प्लांट्स। क्या नाम दिया हमने, C4 प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के प्लांट्स हैं, यानी C3 प्लांट्स वो होंगे जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट इज दिस, C4 में ये वाला। दैट मीन्स कि अगर दोनों साइकिल्स के पहले प्रोडक्ट्स ही अलग हैं, राइट, तो यानी पूरा पाथवे भी डिफरेंट है, ओके। एंड कुछ तो डिफरेंस होगा ना प्लांट्स में भी, सो वो भी हम अभी आगे सेक्शंस, कमिंग सेक्शंस में हम उन डिफरेंसेस को भी देखेंगे, ठीक है। सो आपने याद रखना है, अभी हम पहले इस पूरी साइकिल को पढ़ेंगे, C3 साइकिल को। बट ये मुझे आपको बताना था कि सभी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वी हैव C4 प्लांट्स एज वेल, करेक्ट। अभी मैं C3 साइकिल आपको पढ़ाऊंगी, C4 प्लांट्स, C4 साइकिल भी मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर, बट उससे पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स यहीं पर ही लर्न करवा देना चाहती हूँ, राइट। सो लेट अस गो अहेड एंड लर्न द नेम्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब C3 प्लांट्स कौन से हैं एंड C4 प्लांट्स कौन से हैं। यहाँ स्पेस नहीं है तो लेट मी राइट वंस मोर ओवर हियर, C3 plants. C3 plants में you have to learn a mnemonic कह लीजिए जो भी, तो आप लिखेंगे wheat,
rice and potato, wheat, rice and potato fills tummy and belly. This is just to recall the examples. ठीक है, let us see. wheat से हमें समझ ही आ रहा है, इसमें wheat आएगा, rice आएगा and potato आएगा. wheat, rice and potato. Think of a thali with wheat, rice and potato. ठीक है, which fills tummy and belly. fills से कोई plant का नाम नहीं है. tummy means tomato. belly means bell pepper. Bell pepper. So you're good to go if you remember these examples. Wheat, rice, potato, tomato and bell pepper. These are C3 plants, correct? Let us proceed ahead with the C4 plants. So C4 plants के लिए आप याद करेंगे. Okay, so learn this word maps. ये mnemonic है आपका maps, where the just a minute. M stands for maize, A stands for amaranthus, P stands for pearl millet, S stands for, S has two, sorghum and sugarcane. तो दो आ जाएंगे आपके यहाँ पे. So with this ना आप अच्छे से याद कर पाओगे. C3 plants के लिए the mnemonic is wheat, rice and potato fills tummy and belly, like wheat, rice, potato, tomato and bell pepper. C4 plants के लिए just remember maps. M for maize, amaranthus, P for pearl millet, S से दो हैं sugarcane and sorghum. ठीक है, आपको नीट में MCQs में क्वेश्चन आ ही जाता है, right? That out of the following plants which is a C3 or a C4 plant or which is not a C3 or C4 plant. So आपको इन examples में से most probably मिल जाएंगे, right? So proceeding ahead, अब हमें यहाँ पर जिस cycle को पूरा करना है, जिसको हम पीछे अभी छोड़ कर आए हैं, that is your this C3 cycle. Remember, मैंने आपको अभी बताया था केल्विन ने किस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है. केल्विन जी ने क्या किया था, क्लोरेल एल्गी ली है, CO2 जो ली है उसमें कार्बन इज C14 रेडियो आइसोटॉपिक, क्योंकि उसका रास्ता हम ट्रैक कर रहे हैं. रास्ता भी हमने इतना ही ट्रैक किया है कि हमें सिर्फ ये समझ में आया कि अभी एक कदम वो आगे गई है ना, द CO2, और वो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो ये बनाया है. पर अभी ये नहीं पता बंधी किसके साथ थी, बाइंड किसके साथ थी. यानी प्लांट में था कौन वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसने एयर से आती हुई CO2 को अपने साथ बाइंड करवाया और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाया, राइट? सो लेट अस प्रोसीड अहेड विद दिस क्वेश्चन नाउ. यानी अब यहाँ से हम C3 साइकिल को ही हम पूरा करते हैं. चलिए C3 साइकिल को पूरा करते हैं. अभी तक हमने यही लिया है ना कि ये जो CO2 है किसी के साथ तो बाइंड हुई है, हमें पता नहीं है अभी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, पर बना है प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट? और हमें ये पता है कि ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है, ओके. सो इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, करेक्ट? सो हम हर बार यहाँ पर एक CO2 ले रहे हैं एंड यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बना, 3 कार्बन का कंपाउंड जो है वो बन रहा है. ठीक है, सो अब यहाँ पर बड़े सालों तक अब हम बात करते हैं पहले इसकी कि पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा था, एंड देन बस पूरी केल्विन साइकिल तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, आपको पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो समझ आ चुका है, राइट? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. अब बात करते हैं इसकी, ये कौन है, फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? तो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की खोज जारी हुई. और अगर आप ध्यान से देखो, एक CO2 का मॉलिक्यूल
किसके साथ बंधा होगा कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं यहाँ पर कि मेरे पास 3 आ जाए, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका भी माइंड ऐसे ही चलेगा कि मैम पक्का यहाँ पर 2 आना चाहिए, है ना, तभी तो यहाँ पर 3 आएगा। दैट मीन्स अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, आपको ये नहीं पता पर प्रोडक्ट तो हमें नजर आ रहा है कि 3 कार्बन का है, तो आप बोलोगे कि मैम पक्का जो कंपाउंड है ना एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ये पक्का ही 2 कार्बन का है। साइंटिस्ट ने बहुत लंबे टाइम तक यही सोचा कि पक्का दिस इज अ 2 कार्बन का कंपाउंड, और वो बस 2 कार्बन का कंपाउंड बड़े लंबे समय तक खोजते रहे। बट आउट ऑफ सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेडली हमको ये देखने को मिला कि वो जो कंपाउंड था वो 2 कार्बन का नहीं था। वो जो कंपाउंड था वो 2 कार्बन का था ही नहीं। एंड वो जो कंपाउंड निकला, वो निकला, एक सेकेंड, हाँ जी, द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो था ना, 1 सेकेंड, हाँ जी, इट वॉज अ 6 कार्बन का, सॉरी इट्स, हाँ जी, वो था एक 5 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम था, मैं पूरा लिख देती हूँ, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। ये निकल के आया आउट ऑफ सरप्राइज, दिस वाज द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसके साथ बाइंड हो रहा था एंड प्रोडक्ट बन रहा था फॉस्फोग्लिसरिक, 1 सेकेंड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। अब आप बोलेंगे मैम अगर ये 1 कार्बन है, 5 कार्बन के साथ बाइंड हुआ, यहाँ तो 6 कार्बन बनने चाहिए, दिस इज अ 3 कार्बन का कंपाउंड ओवर हियर। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 5 कार्बन का ही था। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इट वाज द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। C3 साइकिल चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कीजिएगा, C3 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। जो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन का नहीं है, वो 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट। एंड ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसको इन शॉर्ट हम RUBP भी लिख देते हैं। कमिंग बैक टू द कार्बन नंबर का कंफ्यूजन, राइट, 1 कार्बन प्लस एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 5 कार्बन का, रिजल्ट शुड बी 6 कार्बन। वाई हियर इट इज 3 कार्बन? वो इसलिए क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 1 नहीं 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। तो अगर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो अब देखिए 6 कार्बन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ, करेक्ट। सो आपको याद रखना है यहाँ पर C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, नेम्स भी एंड ऑफ कोर्स उनके कार्बन नंबर्स भी आपको याद करने हैं। इफ़ यू रिमेंबर दिस, अच्छे से आप इसको याद कर लें, आपके जो भी क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे, करेक्ट। सो अब इसके बाद में जो साइकिल है बहुत ही थोड़ी सी बची है, ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं है, अगर आप NCERT भी देखेंगे, ठीक है। एंड ये है आपके केल्विन साइकिल की बिल्कुल पहली रिएक्शन। एंड इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये पहली रिएक्शन है, कार्बोक्सिलेशन हो रही है यहाँ। वाई कार्बोक्सिलेशन? क्योंकि इसमें CO2 ऐड हो रही है, राइट। CO2 ऐड होना इज कार्बोक्सिलेशन। जैसे CO2 रिमूव हो तो डीकार्बोक्सिलेशन है ना, उसको हम कहते हैं। सो दिस इज कार्बोक्सिलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, so let us complete the cycle, complete cycle over here. Another point चलो मैं यहीं पर बताती हूँ, इस रिएक्शन में
एक एंजाइम भी यूज होता है हमारे पास, और उस खास एंजाइम का नाम भी हम यहाँ लिखेंगे. एंजाइम्स नेम इज रुबिस्को. क्या है एंजाइम का नाम? रुबिस्को. हियर व्हाट इज द फुल फॉर्म? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट. ठीक है. दिस C stands for carboxylase, carboxylase, and this O stands for oxygenase, carboxylase and oxygenase. ये जो एंजाइम है राइबुलोज रुबिस्को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, एंड एन में लिखा है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है, ये एंजाइम अगर CO2 इसको मिलेगी ज़्यादा, ये CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा. अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी, ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है. करेक्ट. बट यहाँ वी कैन सी ये किसके साथ बाइंड हो रहा है? CO2 के साथ बाइंड हो रहा है. हियर इट इज एक्टिंग एज अ कार्बोक्सिलेज. ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा और पूरी साइकिल गड़बड़ होगी. ऑक्सीजन के साथ अगर ये एंजाइम बाइंड होगा, C3 साइकिल तब नहीं होगी, तब एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. आप इस चीज़ को याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें कमिंग सेक्शंस में हमें पढ़ना ही है. ठीक है. खाना तभी बनेगा जब हमारा ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा, जब पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा. अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो वो एक वेस्ट प्रोसेस होता है, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें खाना नहीं बनेगा, उसमें ग्लूकोज नहीं बनेगी. राइट. सो याद करेंगे आप यहाँ पे कि C3 साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, जो मेल्विन केल्विन ने बताया हमको कि इट इज़ अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है. लेटर ऑन पता चला पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि 2 का नहीं 5 कार्बन का कंपाउंड है. एंड जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. करेक्ट. सो लेट अस प्रोसीड अहेड विद द कंप्लीट साइकिल. हाँ जी. हियर सो आपके NCERT अगर आप देखेंगे तो आपके NCERT में दिस साइकिल इज गिवन टू यू विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो पहला स्टेप मैंने अभी आपको इन डिटेल समझाया. तो हमारा राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये बाइंड हो रहा है किसके साथ? 1 CO2. फ्रॉम वेयर द CO2 इज कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर. साथ में हमें और क्या चाहिए है? वी रिक्वायर वाटर मॉलिक्यूल एज वेल. CO2 प्लस वाटर बाइंड हुआ विद 5 कार्बन कंपाउंड राइबुलोज बाइफॉस्फेट. इस स्टेप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन. इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? वही 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं एंड कार्बन नंबर इज सॉर्टेड 6 कार्बन. इसके बाद होगा नंबर 2 स्टेप. दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अंडरगोज रिडक्शन. रिडक्शन यानी अब एक्चुअल में इस स्टेप पे आपको याद रखना है कि केल्विन साइकिल में कौन से स्टेप पे फूड प्रिपेयर होता है. ग्लूकोज कौन से स्टेप पे बनेगी? रिडक्शन के स्टेप पे बनेगी. दिस यू हैव टू रिमेंबर, नंबर 1 थिंग. और अब जब खाना बनेगा तो अब यूज होंगे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स. हमने बोला था ना कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ATP, NADPH2, साथ में CO2 एंड वाटर, वो अब यूज होंगे और खाना बनेगा. सो आप याद करेंगे कि रिडक्शन वाले स्टेप में हमें 2 ATPs यहाँ यूज होते हैं एंड 2 NADPH2s हमारे यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं. राइट. ये खर्च हुए हैं यहाँ पर, आपको खर्चा याद रखना होगा. रिडक्शन स्टेप पे 2 ATPs कंज्यूम हुए, 2 NADPH2s कंज्यूम हो गए. राइट. आगे जब एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, रिडक्शन स्टेप में कभी भी सीधे खाना नहीं बनता है. पहले बनता है ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है. इसके बाद में 6 कार्बन के ये कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि फूड जो है वो 3 कार्बन के बाद 6 कार्बन का खाना बनता है. स्ट्रेट अवे ग्लूकोज नहीं बनती. ठीक है. अनदर थिंग, जो फाइनल स्टेप हमारे पास केल्विन साइकिल में होता है, दैट इज द नंबर 3rd स्टेप विच इज रीजेनरेशन. क्या रीजेनरेट करवाना है हमको? हमें रीजेनरेट करवाना है हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विच इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट. इसकी रीजेनरेशन में मतलब, रीजेनरेशन का मतलब ये है
आपको राइबुलोज बायफॉस्फेट से फॉस्फेट को दोबारा से इस काबिल बनाना है कि वो दोबारा से CO2 मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर सके एंड केल्विन साइकिल को दोबारा इसी तरीके से चला सके. सो एवरी टाइम केल्विन साइकिल यहाँ तक पहुँचेगी, वी हैव टू रीजनरेट इट. तो आपने याद रखना है इसकी रीजनरेशन में हमारा एक ATP यहाँ पर खर्च होता है, राइट. सो ये एक केल्विन साइकिल का 1 टर्न है. दिस इज 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल. और पहली ही टर्न में आप सोचें कि ग्लूकोज बन जाता है, ऐसा नहीं है. 1 टर्न में ग्लूकोज नहीं बनता है. अब आपको याद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कितनी बार ये केल्विन साइकिल घूमेगी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा. फिर ये याद रखना होगा एक टर्न में कितना खर्च आ रहा है. खर्च का मतलब है कितने ATPs कंज्यूम हुए, कितने NADPH2s कंज्यूम हुए. तो वो आपने अभी देखा, एक टर्न में रिडक्शन स्टेप पे 2 ATP, रीजनरेशन स्टेप पे 1 ATP खर्च हुआ. यानी पूरी एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में 3 ATPs खर्च हो रहे हैं, साथ में 2 NADPH2s कंज्यूम हुए. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर लेते हैं कि टोटल कितनी बार ये केल्विन साइकिल घूमेगी कि आपके पास 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है वो बन जाए. तो आपने याद रखना है एवरी टाइम 1 CO2 इज कमिंग ओवर हियर. ये पहली चीज़ आप याद रखोगे. जो ग्लूकोज होता है, लेट मी राइट इट हियर. ग्लूकोज का फॉर्मूला इज C6H12O6. हाउ मेनी कार्बन्स आर रिटन ओवर हियर? 6 कार्बन, राइट. एंड जरा केल्विन साइकिल को देखिए, हर बार कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रहा है? 1 कार्बन आ रहा है. चाहिए कितने हैं? 6 कार्बन चाहिए हैं. यानी कि आपको आपका आंसर मिल गया. केल्विन साइकिल कितनी बार घूमेगी? 6 बार घूमेगी. 6 टर्न्स या 6 साइकिल्स ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सो लेट अस राइट इट ओवर हियर. ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल से हमें मिलता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए केल्विन साइकिल 6 बार घूमेगी. करेक्ट. अब 6 टर्न्स का खर्चा भी देख लेते हैं. पहले हम 1 टर्न का लिख लेते हैं, राइट. जब एक CO2 अभी एटमॉस्फेयर से आई है, यानी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल. लेट मी राइट इट ओवर हियर, राइट. ये एक बार एक टर्न की अगर हम बात कर लें, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 टर्न. एक टर्न में लेट अस काउंट ATPs कितने खर्च हुए. 2 हियर एट द रिडक्शन स्टेप, 1 हियर एट द रीजनरेशन स्टेप. यानी 3 ATPs, साथ में 2 NADPH2s रिडक्शन स्टेप पे खर्च हो रहे हैं. यानी एक टर्न का खर्चा इज दिस. व्हाट अबाउट 6 टर्न्स? कितनी बार साइकिल घूमेगी? 6 बार. तो 6 टर्न्स का इजी है हमारे लिए निकालना. 6 टर्न्स में हम क्या करेंगे? 6 into 3 ATPs करेंगे, 18 ATPs आ गया. क्यों? क्योंकि अगर एक टर्न में 3 ATP चाहिए हैं, 6 साइकिल में कितने चाहिए हैं? 6 3s are 18. अगर एक टर्न में 2 NADPH2 हैं, तो 6 टर्न में कितना NADPH2? 6 into 2 12, राइट. सो यहाँ लिखेंगे 6 into 2 NADPH2. कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा 12. सॉरी, 12 NADPH2. ये याद करना आपको. 1 टर्न का खर्चा एंड 6 टर्न्स का पूरा खर्चा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. आपको याद रखना है 6 बार केल्विन साइकिल घूमेगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा. एक टर्न में 3 ATP और 2 NADPH2s कंज्यूम होंगे. 6 टर्न्स में 18 ATP, 6 into 3 कर दो, एंड 6 into 2 NADPH2, 12 NADPH2s खर्च होंगे. इसको क्लीनली मैं इधर लिख देती हूँ. 1 टर्न में 3 ATP, 2 NADPH2,
6 टर्न्स में, आई मीन जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, यानी 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल में, 6 इंटू 3 18 ATP, 6 2 12, 12 NADPH2। दिस एंड दिस। तो केल्विन साइकिल में यही चीज़ें होती हैं याद करने वाली सारी। आपको स्टेप्स याद करने हैं। ज़रा बताइए आप मुझे, स्टेप्स कौन से होते हैं केल्विन साइकिल में? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। अगर कोई पूछे इन 3 स्टेप्स में से सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन इज द क्रूशियल स्टेप। ये सबसे क्रूशियल यानी इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है C3 साइकिल का। किस स्टेप में खाना बनता है? रिडक्शन वाले स्टेप में फूड इज गोइंग टू प्रिपेयर। क्या डायरेक्ट खाना फूड प्रिपेयर हो जाता है? नो, पहले 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, उससे 6 कार्बन उसके बाद में बनेगा, करेक्ट। एंड एक टर्न में कितने ATPs कंज्यूम हो रहे हैं? 3। 6 में 18। 1 टर्न में NADPH2 कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 2। एंड 6 में 12। तो ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अनदर पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अर्थ के ऊपर प्लांट्स 2 कैटेगरी के हैं। एक वो जिनमें C3 साइकिल चले, आई मीन टू से जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, और एक वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसे हम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बोलते हैं। पर आपको अब एक चीज़ याद रखनी है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी NCERT में भी बोल्ड करके लिखी गई है, वो ये कि ये जो पाथवे हमने पढ़ा है केल्विन साइकिल, हमारी अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर C3 पाथवे तो होता ही होता है। C3 pathway occurs in all the photosynthetic plants, whether it is a C3 plant or whether it is a C4 plant. This is something which you have to remember. यहाँ मैंने बताया था ना, ये मैंने पहला स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करी है, करेक्ट। बट यू हैव टू रिमेंबर C3 प्लांट्स में भी C3 साइकिल तो होनी ही होनी है, पर C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है। ये कहना चाह रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। इन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, in all photosynthetic plants PL dot is plants, okay, C3 pathway or cycle operates, नहीं डिपेंड करता कि प्लांट C4 है, C4 प्लांट में भी खाना तो इसी साइकिल से बनेगा। C3 प्लांट्स में तो है ही C3 साइकिल, मतलब पाथवे ही यही वाला है। तो अब क्वेश्चन और आ जाते हैं, तो C4 पाथवे में स्टेबल प्रोडक्ट ये कैसे बन रहा है? अगर ये बन रहा है पहला स्टेबल प्रोडक्ट, तो C3 साइकिल कहाँ हो रही है? सो वो हम C4 साइकिल में ही समझेंगे कि व्हाट इज दिस 2 डिफरेंट थिंग्स, ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, करेक्ट। सो वो हम वहाँ पर लेंगे। अभी के लिए हमने C3 साइकिल को पूरा अच्छे से समझा है, करेक्ट। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस आपको यहीं से ही आते हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, कितने कार्बन का है वो प्रोडक्ट, पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, राइट। रुबिस्को एंजाइम का आपको पता होना चाहिए, इट एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीजनेज एज वेल। तो क्वेश्चंस आपको यहीं से ही आते हैं, करेक्ट। 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ ATP एंड NADPH2, 6 टर्न्स में कितना खर्चा आएगा। बस एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लो, खुद अपने हाथ से लिखो, की पॉइंट्स को स्टार मार्क करो, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन आई विल प्रोसीड विद C4 साइकिल, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि C4 साइकिल में ये कहाँ होगी C3 साइकिल, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे। टिल देन आप प्रीवियस सेक्शंस भी देख सकते हो, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ जो अपलोड हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन में वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट।